हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th हिंदी का मॉडल पेपर कराने वाला हूँ। जितने भी बच्चे 24 फरवरी को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसमें बच्चों आपकी समय विधि रहेगी 3 घंटे 15 मिनट, आपका पूर्णांक 70 का रहेगा। इसमें नोट करने की बात यह है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं और आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा 2 खंड में रहेगा। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक रहेगा, यानी कि जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका उत्तर देना आवश्यक रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी क्यों है। आपका पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें बताया गया कि वासुदेव शरण अग्रवाल किसके लेखक नहीं हैं, यानी कि जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं वो किसके लेखक नहीं है। फर्स्ट दिया है कल्पलता के, या फिर कुटुज के, या फिर पृथ्वीपुत्र, या फिर माता भूम। तो बच्चों आपको बताना है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं वो किसके लेखक नहीं हैं। तो बच्चों इसमें आपका दूसरा राइट आंसर जाएगा, जो कुटज है उसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी नहीं हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका दिया है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, यानी कि क्या भूलूं क्या याद करूं ये बच्चों हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित रचना है और आपको बताना है इसमें ये किस विधा की रचना है। फर्स्ट दिया है आत्मकथा विधा की, या फिर जीवनी की, या फिर संस्मरण की, या फिर रिपोर्टाज की। तो बच्चों आपको बताना है कि क्या भूलूं क्या याद करूं ये बच्चों किस विधा की रचना है। तो बच्चों क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा विधा की रचना है। इसमें आपका पहला राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट दिया है आपका कि चित्रलेखा उपन्यास के लेखक हैं, यानी कि जो चित्रलेखा उपन्यास है उसके लेखक कौन है। फर्स्ट दिया है भगवती चरण वर्मा जी, या फिर वृंदावन लाल वर्मा जी, या फिर अमृत राय, या फिर जिनेंद्र कुमार। तो बच्चों आपको बताना है कि चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है। तो बच्चों चित्रलेखा उपन्यास के लेखक हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा जी। इसमें आपका पहला राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका दिया है, इसमें बताया गया कि ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं, यानी कि जो ब्राह्मण पत्र है उसके संपादक कौन है। फर्स्ट दिया है भरतचंद्र हरिश्चंद्र जी, या फिर वृंदावन लाल वर्मा जी, या फिर अमृत राय जी, या फिर प्रताप नारायण मिश्र जी। तो बच्चों आपको बताना है कि जो ब्राह्मण पत्र है, या फिर हम कह सकते हैं ब्राह्मण पत्रिका, तो बच्चों ब्राह्मण पत्रिका के जो लेखक हैं वो हैं बच्चों प्रताप नारायण मिश्र जी, यानी कि इसमें आपका चौथा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। और बच्चों जितने भी ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों आपको इसमें बताना है कि शेखर एक जीवनी वो किस विधा की रचना है। फर्स्ट दिया है कहानी विधा की, या फिर जीवनी विधा की, या फिर संस्मरण विधा की, या फिर उपन्यास विधा की। तो बच्चों आपको बताना है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। तो शेखर एक जीवनी जो रचना है आपकी वो उपन्यास विधा की रचना है। इसमें आपका चौथा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका दिया है, इसमें बताया गया कि निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, यानी कि इनमें से बताना है कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर जी की है। फर्स्ट दिया है परशुराम की प्रतीक्षा, या फिर लहर, या फिर युगवाणी, या फिर अनग। तो बच्चों आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की जो रचना है वो कौन सी है। तो बच्चों परशुराम की प्रतीक्षा जो रचना है वो दिनकर जी की है। इसमें आपका पहला राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है, इसमें बताया गया कि छायावाद की विशेषता है, यानी कि जो छायावाद युग है उसकी विशेषता क्या है। तो बच्चों छायावाद युग की जो विशेषता है वो है सौंदर्य एवं प्रेम। क्या है बच्चों, सौंदर्य एवं प्रेम जो है वो छायावाद युग की विशेषता है। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है कि नई कविता युग की रचना है, यानी कि कौन, यानी कि जो नई कविता युग है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया कि नई कविता युग की रचना है, यानी कि कौन सी रचना है जो नई कविता युग की रचना है। फर्स्ट दिया है यामा, या फिर प्रलय सज्जन, या फिर परशुराम की प्रतीक्षा, या फिर खुशबू के शिलालेख। तो बच्चों आपको बताना है कि नई कविता युग की रचना क्या है। तो बच्चों नई कविता युग की जो रचना है वो खुशबू के शिलालेख है। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है, इसमें बताया गया कि इनमें से किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, यानी कि इनमें से कौन सी समय सीमा है जिसे द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट बच्चों दिया है 1868 से 1900 ईस्वी तक, या फिर 1900 से 1938 ईस्वी तक, या फिर दिया है 1900 से 1922 ईस्वी तक, या फिर दिया है आपका 1938 से 1943 ईस्वी तक। तो बच्चों आपको बताना है कि किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1900 से 1922 ईस्वी तक को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका दिया है कि पंत को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी कि सुमित्रानंद पंत जी को उनकी किस कृति के लिए
ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो फर्स्ट दिया है चिदम्बराकृत के लिए, या फिर उर्वशीकृत के लिए, या फिर यामा के लिए, या फिर युगांत के लिए। तो बच्चों आपको बताना है कि पंत जी को उनकी किस कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो बच्चों पंत जी को चिदम्बराकृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसमें आपका पहला राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा 3 नंबर पर, जहाँ पर आपको सबसे पहले गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि आपके बच्चों पैराग्राफ रहेगा, उसमें आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, आपका 10 नंबर का बच्चों गद्यांश से आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें बताया गया कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, यानी कि जो भी आपका पैराग्राफ है, जो गद्यांश है, उसका आपको संदर्भ लिखना है कि ये जो आपका पैराग्राफ है किस पार्ट से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, ये बच्चों आपको लिखना है। नेक्स्ट दिया है कि रेखा चित्रांश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जहाँ तक की बच्चों अंडरलाइन है वहाँ तक की अपने शब्दों में आपको व्याख्या करनी है। तो 3 क्वेश्चन जो होंगे आपके इसी पैराग्राफ से पूछे जाएंगे। ये जो 3 क्वेश्चन है इसी पैराग्राफ से पूछे जाएंगे, जो कि आपको पढ़कर बता देने हैं, ठीक है। अगर आपको एक नहीं भी आ रहा है तो अथवा में भी दिया होता है, घबराने की कोई बात नहीं है। आपको एक नहीं आ रहा है तो दूसरा कर सकते हैं, सेम पैटर्न रहेगा, इसमें भी आपको वही पूछा जाएगा। इसी पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन होंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक के होंगे, 10 अंक का ये भी रहेगा, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, फिर आपको रेखा चित्रांश की व्याख्या करनी है, फिर आपको 3 क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से मिलेंगे, जो कि आपको पढ़कर अच्छी तरीके से बता देना है। फिर बात आती है कि पद्यांश पर आधारित, यानी कि जो गद्य खंड था, आप पद्य खंड से आधारित आपको प्रश्नों का उत्तर देना है, जो कि आपका 10 अंक का ये भी रहेगा, ठीक है बच्चों। जिसमें बच्चों आपका पैराग्राफ रहेगा, उसी से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, सेम पैटर्न रहेगा। पहले तो आपको पद्यांश का संदर्भ लिखना है, फिर रेखा चित्रांश की व्याख्या, जहाँ तक की अंडरलाइन हो वहाँ तक की अपने शब्दों में व्याख्या कर देनी है। फिर 3 क्वेश्चन आपको इसी मतलब जो भी आपका गद्य या फिर पद से रहेगा, पैराग्राफ या फिर हम आम मान सकते हैं, कोई भी आपका लाइन रहेगी, तो वहाँ से आपको 3 क्वेश्चन अलग से मिलेंगे, जो कि उसी से रिलेटेड होंगे, उसी के अंतर्गत पूछे जाते हैं, उसी को पढ़कर आपको बता देना है, ठीक है। इसमें अथवा में भी दिया होता है, अगर आपको ये नहीं भी आ रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये जितने भी हम बता रहे हैं आपको 100% तैयार कर लेने हैं। इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का रहेगा, ठीक है। फिर बात आती है 5 नंबर पर, जहाँ पर आपको बच्चों किसी एक लेखक का साहित्यिक जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है, यानी कि किसी भी एक लेखक का, यानी कि 3 लेखक दिए हैं, जैसे आचार्य हजारा प्रसाद द्विवेदी जी, या फिर APJ अब्दुल कलाम, या फिर डॉक्टर वासुदेव गढ़वाल। तो बच्चों इसमें से आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिख देना है, और आपको 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, जिसकी शब्द सीमा रहेगी एकदम 80, यानी कि आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। मेन पॉइंट जो होते हैं, नाम, पिता का नाम, कब जन्म हुआ, मृत्यु कब हुई, उनकी रचना, ये आपको बच्चों ब्लैक पेन से लिखना है, और वहाँ आपको अंडरलाइन कर देनी है, ठीक है। फिर आपकी बात आती है कि किसी कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक, यानी कि साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालना है, यानी कि किसी एक कवि या फिर किसी एक लेखक का, इनमें से आपको एक एक जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। पहला दिया है मैथिलीशरण गुप्त का, या फिर सुमित्रानंद पंत जी का, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का। इसमें भी आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका दिया है 6 नंबर पर, जहाँ पर आपको कहानी पूछी जाती है, यानी कि बहादुर अथवा पंचलाट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट अथवा में दिया होता है कि मतलब ध्रुव यात्रा कहानी की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखना है। तो बच्चों आपको 110% यानी कि जो आपकी कहानी है बहादुर और पंचलाट कहानी आपको याद कर लेनी है, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में आती है, आपके पास टाइम कम बचा हुआ है, इसीलिए मेन पॉइंट हैं वही आपको पकड़ने हैं, ठीक है। अब बात आती है 7 नंबर पर, जहाँ पर बच्चों आपको स्वपठित काव्यखंड के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होता है, यानी कि जो आपने पढ़ा है उसी खंड को पढ़कर उसका उत्तर दे देना है, ठीक है, जो आपके जिले में आता हो, जो आपके सर ने बताया हो, ठीक है। फिर बात बच्चों आती है मतलब जो आपका खंड खा रहता है, इसमें आपको संस्कृत के पद्यांश, यानी कि गद्यांश और पद्यांश के सभी जो संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है संस्कृत के, ठीक है। इसमें बच्चों 7-7 नंबर के आते हैं, जो कि आपको 7-7 नंबर मिलते हैं, यानी कि 14 नंबर की व्याख्या जो आती है जो संस्कृत में आती है, और फिर बात आती है जो हिंदी में जो गद्यांश पद्यांश पर रिलेटेड आती है वो आपकी 20 नंबर की आती है। 34 नंबर की बच्चों व्याख्या देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें भी आपको अथवा में दिया होता है, किसी एक को कर सकते हैं। फिर बात आती है जो श्लोक होती हैं उनकी आपको हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ सहित, जो कि आपकी अथवा में दी होती हैं, किसी एक को बच्चों कर देना है आपको। 7 नंबर इसके भी आपको मिल जाते हैं।
फिर बात आती है 9 नंबर पर, जहाँ पर आपको मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। यानी कि 4 मुहावरे हैं, किसी भी एक मुहावरे का वाक्य लिखकर अपने वाक्य यानी कि वाक्य में प्रयोग कर देना है। 2 नंबर बच्चों आपको यहाँ से मिल जाएंगे। फिर बात आती है 10 नंबर पर, जहाँ पर आपको अपठित गद्यांश को पढ़कर, यानी कि जो आपने ना तो कभी पढ़ा होगा ना कभी देखा होगा, ऐसा पैराग्राफ आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका बच्चों 5 नंबर का पहुँचा जाता है, जहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अथवा में भी इसमें दिया होता है, जो आप साहित्यिक हिंदी वाले हैं उसमें बच्चों अथवा में दिया होता है। सामान्य हिंदी वालों के लिए अथवा में नहीं होता है, वो एक ही करेंगे। ठीक है, इसमें बच्चों 11 नंबर पर जहाँ पर बात आती है, यहाँ पर शब्द युग्मों का सही अर्थ चुन करके लिखना है। यानी कि जो शब्द युग्म है उनका आपको सही अर्थ चुन कर लिखना है। ठीक है, सुत और सूत, तो बच्चों सुत जो होता है वो क्या होता है, सुत माने होता है सारथी, और जो सूत होता है वो आपका क्या होता है, पुत्र होता है। तो सुत और सूत, इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, सारथी और पुत्र। ठीक है, ये आपका 1 नंबर का होता है। नेक्स्ट आपका दिया है अम्बुधि और अम्बुज, जो अम्बुधि होता है और अम्बुज होता है, इसका आपको मतलब शब्द युग्म बताना है। तो बच्चों इसके पर्यायवाची आपको बताने हैं। अम्बुज जो होता है वो क्या होता है, अम्बुज जो होता है वो क्या होता है, तो अम्बुज पंकज सरोज जलज जो आपका होता है वो कमल का पर्यायवाची होता है। अम्बुज जो बच्चों होता है वो बच्चों आपका किसका होता है, वो आपका समुद्र का होता है। तो इसमें भी आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया है खान नंबर पर, जहाँ पर आपको बताना है कि शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं, यानी कि पर्यायवाची लिखने हैं। ये यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं, नांग का लिख सकते हैं, भारती का लिख सकते हैं, गौ का लिख सकते हैं, शून्य का लिख सकते हैं। ठीक है, भारती का लिख दें, नांग का लिख दें, गौ का लिख दें। 2 नंबर बच्चों आपको यहाँ से मिलेंगे, किसी एक शब्द का लिखना है। 4 बच्चों दिए हैं, किसी भी एक शब्द का आप लिख सकते हैं। फिर बात आती है कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए, यानी कि जो आपका वाक्य दिया है इसमें से जो आपके 4 शब्द दिए हैं, किसी एक शब्द को चयन करके आपको लिखना है। इसमें वाक्य जो पहला दिया है उसमें बताया गया कि जो आँखों के सामने ना हो, यानी कि जो आँखों के सामने ना हो उसे क्या कहेंगे। तो बच्चों जो आँखों के सामने ना हो उसे अप्रत्यक्ष कहेंगे। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो आँखों के सामने हो तो उसे हम नेत्र सम्मुख कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दिया है आपका दूसरे नंबर पर, जहाँ पर आपको बताएगा कि जीने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, यानी कि जीने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति को हम क्या कहते हैं। तो बच्चों जीने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को हम जिजीविषा कहते हैं। क्या कहते हैं, जिजीविषा। इसमें आपका डी वाला राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है, इसमें बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि किसी भी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, जो कि आपके 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। 4 वाक्य दिए हैं, किसी भी वाक्य 2 वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। थोड़ी सी बच्चों मिस्टेक होती है। आपका आता है 12 नंबर पर, जहाँ पर बच्चों आपका पूछा जाता है हास्यरस श्रृंगारस का स्थायी भाव, मतलब अथवा में होता है, किसी एक को आप लिख सकते हैं, जहाँ पर आपको उदाहरण अथवा परिभाषा लिखनी है। फिर बात आती है रूपक अथवा भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण, दोनों आपको लिखने हैं। दोनों नहीं, एक लिखना है जहाँ पर अथवा दिया होगा। ठीक है, फिर बात आती है चौपाई अथवा कुंडलियाँ, छंद मात्रा सहित लक्षण उदाहरण लिखने हैं। फिर बात आती है आपकी 13 नंबर पर, जहाँ पर आपको बैंक में व्यवसाय हेतु ऋण की मांग करते हुए बैंक प्रबंधक को आवेदन या फिर प्रार्थना पत्र आपको लिखना पड़ता है। अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा में भी दिया होता है मोहल्ले में फैली गंदगी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित कराने के लिए। ये बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका 14 नंबर पूछा जाता है, जहाँ पर आपको किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना होता है। पहला दिया है पर्यावरण प्रदूषण या फिर आतंकवाद समस्या और समाधान, मेरे प्रिय कवि, यानी कि जो आपके प्रिय कवि हैं उनके बारे में आपको पूरा जीवन वृत्त छाप देना है। फिर बात आती है विज्ञान की देन, यानी कि विज्ञान की देन क्या क्या है, जिसके लिए हम जिससे आगे बढ़े, क्या क्या देन है। तो बच्चों आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। और वहाँ पर आपको ज़्यादा यानी कि सोचने की क्षमता नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पर आपको समय, जब हम पहला पेपर देने जाते हैं तो समय की मार पड़ जाती है। तो आपको सीधे सीधे जाना है, जो जो आपको आता है उससे हम पहले कर देंगे, बाकी जो नहीं आता उससे हम बाद में करते हैं। ठीक है, तब के लिए जय हिंद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।